यहाँ भी रिकॉर्डिंग। So, hello everyone. I welcome you all. Now, see, this series which we have been discussing is dealing with the revision for the December 2021 attempt. And right now, today, we shall be discussing two chapters in this revision series. One of the chapter is going to be income from house property, which is not a very big chapter, पर चैप्टर एग्जाम के एंगल से अच्छा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चैप्टर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो अगेन बहुत छोटा चैप्टर है, पर क्या होता है कि एग्जाम में उसके खास तौर पे गिफ्ट वगैरह के पॉइंट्स आ जाते हैं, तो दैट वे उसको पढ़ा जाना चाहिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर। एंड सी द वे आई विल बी डिस्कसिंग दिस एंटायर थिंग इज गोइंग टू बी समवॉट जो अपने को एक चीज़ें रट जानी चाहिए, उस हिसाब से हम बात करेंगे कि जो भी प्रोविजंस है उसको फटाफट से रिकॉल कर लें। और कोशिश ये होनी चाहिए कि इस वीडियो को हम 3-4 बार कम से कम देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सो दैट हम चीज़ों को रिकॉल करें। ठीक है, धीरे धीरे उनको अपनी क्लास के साथ रिपीट करने लगे हम। जैसे क्लास चल रही है वैसे वैसे धीरे धीरे हम उसको क्लास के साथ ही रिपीट करने लगे, तब जाके कहीं वो हमको याद होने लगेगा। द आइडिया शुड बी कि हमें वो चीज़ आराम से याद हो जाए, रट जाए वो चीज़। दैट शुड बी द एफर्ट। तो हमारा यही थीम होना चाहिए कि जो भी प्रोविज़न है हम उसको रट लें, सो दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारी वो चीज़ सारी क्लियर रहे। तो कोशिश ये करो कि जो नोट्स हैं आपके, जो भी क्लास आप कर रहे हो, वो नोट्स आपके साथ रखो, उनको भी देखते हुए चलो। ठीक है, उनको सामने रखो, पलटते हुए चलो, और कोशिश करो कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ चीज़ों को आप अपने लेवल पे उसको रट के बोलो। तो अब देखिए, हाउस प्रॉपर्टी हेड जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 22 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड इट एंड्स ऑन सेक्शन 27 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। छोटा सा हेड है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है उसमें। किसी भी हेड में दो चीज़ें होती है, एक होता है चार्ज और दूसरा होता है कंप्यूटेशन। तो सवाल यह है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कब टैक्सेबल होगी। हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होने के लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, देयर इज अ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टमेंट देयर टू। कंडीशन नंबर 2, इट इज ओन्ड बाय द एसएससी। एंड कंडीशन नंबर 3, इट इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी। So these 3 conditions should be satisfied for house property head to attract। और अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो अल्टीमेटली उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हमें टैक्सेबल है। तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टमेंट देयर टू। तो बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टमेंट देयर टू में बेसिकली 2 चीज़ें आती है, एक आता है बिल्डिंग और दूसरा आता है बिल्डिंग प्लस लैंड। सिर्फ लैंड को किराए पर देने से अगर इनकम होती है तो लैंड को किराए पर देने की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है। या तो हमने बिल्डिंग किराए पर दी या फिर हमने बिल्डिंग प्लस लैंड किराए पर दिया, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड अट्रैक्ट होता है। अब बिल्डिंग का मतलब कॉमन सेंस में होता है अ परमानेंट स्ट्रक्चर, रिलेटिवली अ परमानेंट स्ट्रक्चर, जिसमें दीवारें हैं और छत है। दैट इज समथिंग विच इज अ बिल्डिंग इन कॉमन सेंस। तो वो बिल्डिंग रेसिडेंशियल भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है। मतलब आपने घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, गोडाउन, वेयर हाउस कुछ भी किराए पर दिया तो किराए की इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। उसका यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो किसी भी यूज में आती हो, घर, ऑफिस, फैक्ट्री, गोडाउन, वेयर हाउस, किसी भी चीज के काम आती हो, उसके किराए की इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। फिर अगर सिर्फ लैंड किराए पर देते हो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा। वो लैंड की किराए की इनकम जो है या तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी या फिर बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी। एटलीस्ट हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो टैक्सेबल नहीं होगी। फिर अगली चीज यहाँ पर लिखी गई है कि बिल्डिंग इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। तो अगर बिल्डिंग इंडिया के बाहर भी हो तो भी हाउस प्रॉपर्टी हेड अट्रैक्ट होगा,
एंड डेफिनेटली इट शुड फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. तो अगर वो बिल्डिंग इंडिया के बाहर है और इंडिया के स्कोप में आती है तो उस पर हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लगेगा. फिर अगली चीज आती है दैट इज अगर हमने घर की छत किराए पर दी है, घर की, ऑफिस की, बिल्डिंग की छत किराए पर दी है होर्डिंग्स लगाने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में घर की छत की किराए की इनकम जो है तो वो किराए की इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी. तो घर की छत की किराए की इनकम इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज देयर. मे बी अदर सोर्सेज, इवन अगर अपन ने होर्डिंग्स लगाने के लिए छत किराए पर दी तो हो सकता है कि वो बिजनेस से कनेक्टेड हो और उसकी इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो. तो छत की किराए की इनकम या तो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी. तो ये होता है दैट इज व्हाट इज बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टमेंट देयर टू. उसके बाद दूसरी चीज आती है ओन्ड बाय द एसएससी. सो वॉट एवर इज द बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टमेंट देयर टू, तो इट शुड बी ओन्ड बाय द एसएससी. ओनरशिप दो प्रकार की होती है, लीगल ओनरशिप एंड बेनिफिशियल ओनरशिप. इनकम टैक्स में हम जब भी बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं अबाउट द बेनिफिशियल ओनरशिप. दैट इज ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पर लीगल टाइटल हो या ना हो पर जिसके पास राइट्स ऑफ ओनरशिप हैं. अगर मेरे पास राइट्स ऑफ ओनरशिप हैं तो मैं बेनिफिशियल ओनर हूं और मेरे हाथ में इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल है. तो ओनरशिप से हमारा मतलब होता है बेनिफिशियल ओनरशिप. और एक चीज ये और होती है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी किराए पर लेकर किराए पर दी है, सबलेट की है, अगर मैंने प्रॉपर्टी किराए पर लेकर किराए पर दी है, सबलेट की है, तो सबलेटिंग की जो इनकम होती है वो या तो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी. अगर मैं ओनर नहीं हूं, मैंने किराए से लेकर किराए पर दी है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नया होगा. ठीक है, इट वुड बी बिजनेस इनकम और अदर सोर्सेज इनकम. फिर एक डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट दिया है सेक्शन 27 में. एज पर सेक्शन 27 छह केसेस दिए हैं जहां पर उनका कहना है इन केसेस में हम मान लेंगे कि आप ओनर हो. पहला केस दिया गया है कि अगर आपने असेट ट्रांसफर किया है स्पाउस को. असेट मतलब building or land appurtenant thereto. So if the building or land appurtenant thereto has been transferred to spouse, it is transferred without adequate consideration. तो ऐसी परिस्थिति में जो ट्रांसफरर स्पाउस है, हस्बैंड ने असेट वाइफ को दिया या वाइफ ने असेट हस्बैंड को दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो ट्रांसफरर स्पाउस है ही विल बी डीम्ड टू बी दी ओनर ऑफ द हाउस. ठीक है. सेकंड केस दिया गया है कि अगर कोई पेरेंट ने असेट माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर किया है तो ऐसी परिस्थिति में भले ही वो कंसिडरेशन एडिक्वेट हो या नहीं हो, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन. तो अगर आपने माइनर चाइल्ड को असेट ट्रांसफर किया है एंड अदर देन मैरिड माइनर डॉटर, तो अगर मैरिड माइनर डॉटर के अलावा आपने किसी माइनर चाइल्ड को असेट ट्रांसफर किया है, सो द ट्रांसफरर शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द असेट. ट्रांसफरर विल बी डीम्ड टू बी द ओनर. थर्ड पॉइंट आता है होल्डर ऑफ इम्पार्टिएबल स्टेट. तो अगर किसी के पास कोई पुश्तैनी संपत्ति है जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसा केस में जो होल्डर है उस इम्पार्टिएबल स्टेट के, होल्डर विल बी डीम्ड टू बी दी ओनर दी प्रॉपर्टी. चौथा केस आता है कि अगर मैं सोसाइटी में मेंबर हूं, सोसाइटी में मेंबरशिप के कारण मुझे हाउस अलॉट होता है, तो दी पर्सन विल बी डीम्ड टू बी दी ओनर. मैंने सोसाइटी में शेयर्स खरीदे, शेयर्स लेने के कारण अगर मुझे हाउस यूज करने का राइट मिलता है, हाउस को एंजॉय करने का राइट मिलता है, तो आई विल बी डीम्ड टू बी दी ओनर ऑफ दी हाउस. फिर पांचवा पॉइंट आता है कि अगर सेक्शन 53A के अंतर्गत पार्ट परफॉर्मेंस के अंतर्गत ओनरशिप ली जाती है, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अगर प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन होता है, तो फिर द बायर इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. मतलब डीम्ड ओनरशिप ट्रांसफर है या पार्ट परफॉर्मेंस है या पावर ऑफ अटॉर्नी भी कह सकते हैं उसको, उस पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, तो द बायर इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. हमें पता है, आपको पता होगा कि हाउस प्रॉपर्टी या इवन कैपिटल गेन में ये सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का रेफरेंस आता है और उनका ये कहना है कि अगर 3 कंडीशंस फुलफिल होती है तो डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट अप्लाई होता है.
देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द बायर। ये एग्रीमेंट एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत सेलर ने प्रॉपर्टी का पोजीशन बायर को दे दिया और बायर हैज पेड और इज विलिंग टू पे द पार्ट कंसिडरेशन। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एग्रीमेंट, सेलर ने पोजीशन दे दिया और बायर या तो पैसे दे चुका है या भविष्य में दे देगा। अगर ऐसा है तो इसको हम कहते हैं डीम्ड ओनरशिप अंडर 53A। तो ऐसी परिस्थिति में भले ही रजिस्ट्री नहीं कराई हो बायर के नाम पर बायर को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। और छठा केस आता है लीज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर्स। तो अगर हमने कोई प्रॉपर्टी लीज पर ली है, ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी लीज पर ली है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो अनएक्सपायर्ड लीज पीरियड 12 साल या उससे ज्यादा है तो लेसी को, किराएदार को ओनर मान लिया जाएगा। तो ये 6 केसेस दिए हैं जहां पर डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट है। एक एक करके मैंने आपको बताया। असेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ट्रांसफरर को ओनर मान लिया जाता है। असेट ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड एक्सेप्ट मैरिड माइनर डॉटर, तो ट्रांसफरर को ओनर मान लिया जाता है। इफ द असेसी इज अ होल्डर ऑफ इम्पार्टिएबल स्टेट, तो होल्डर को ओनर मान लिया जाता है। अगर सोसाइटी में मेंबरशिप के कारण आपको हाउस अलॉट होता है तो आपको उस हाउस का डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी बायर है उसे ओनर मान लिया जाता है। और अगर 12 साल से ज्यादा की लीज है प्रॉपर्टी की तो किराएदार को ओनर मान लिया जाता है। तो ये कुछ केसेस दिए गए हैं डीम्ड ओनरशिप के जो हाउस प्रॉपर्टी हेड के संदर्भ में दिए गए हैं। उसके बाद तीसरी कंडीशन आती है कि बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टमेंट देयर टू इट शुड बी ओन्ड बाय द असेसी एंड नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द असेसी। सिंपल बात यह है, इफ द हाउस इज used for the purposes of business or profession carried on by the assessee, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड अट्रैक्ट नहीं होगा। एंड इफ द हाउस इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द assessee, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड अट्रैक्ट होगा। तो अगर वो यूज्ड है बिजनेस के लिए तो हाउस प्रॉपर्टी हेड अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर वो यूज्ड नहीं है बिजनेस के लिए तो हाउस प्रॉपर्टी हेड अट्रैक्ट होगा। अब कौन से ऐसे केसेस हैं जब मान लिया जाएगा दैट द हाउस इज यूज्ड फॉर बिजनेस? तो देखिए उसके ऊपर बहुत सारा डिबेट हुआ, काफी सारे लिटिगेशन हुआ। कोर्ट्स का ये ब्रॉडली कहना था कि अगर हम असेट का कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, अगर हम असेट का कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं तो उसे यूज कर रहे हैं फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, और अगर हम उसे बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी हेड अट्रैक्ट नहीं होगा। वो कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन से जो इनकम है वो या तो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी या फिर वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। पर अगर हम उसका कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे हैं, अगर हम उसको कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम उसे बिजनेस प्रोफेशन में यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसे बिजनेस प्रोफेशन में यूज नहीं कर रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। तो वी हैव टू सी दिस वर्ड कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन, एंड इफ यू आर डूइंग कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन of the property, then the rental income is taxable under business profession. And if you are not doing commercial exploitation of the property, then the rental income is taxable under the head house property. So we have to go into that aspect कि commercial exploitation है या नहीं। कोर्ट्स ने कुछ ऐसे केसेस एड्रेस किए और उन्होंने बताया कि इन केसेस में कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन है। मैंने कोशिश की है कि उसको एग्जॉस्टिवली हम कवर कर सकें। ऐसे केसेस जहां कोर्ट्स का कहना है कि आपने कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन किया, क्योंकि आपने कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन किया, द इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो अभी पहला केस आता है कि अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को सर्वेंट क्वार्टर रहने को दिया, तो एम्प्लॉयर अगर उसके लिए कोई किराया चार्ज कर रहा है तो वो जो एम्प्लॉयर को किराए की इनकम हो रही है वो किराए की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। इट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। यू कैन थिंक अबाउट इट कि कोई बड़ी सी फैक्ट्री है, सेठ जी ने वहां पर
कुछ सर्वेंट क्वार्टर बना दिए और एम्प्लॉय को रहने को दे दिए, एम्प्लॉय से नॉमिनल किराया लिया जा रहा है, वो जो नॉमिनल किराया लिया जा रहा है वो किराए की इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। दूसरा है कि अगर हमने कोई असेट को टेम्परेरीली लेट आउट किया है, लॉन्ग रन में तो हम खुद बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमने अगर किसी मकान को टेम्परेरीली लेट आउट किया, लॉन्ग रन में तो हम खुद उसमें रहना चाहते हैं, तो उसकी जो रेंटल इनकम है दैट रेंटल इनकम वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। जैसे मान लो किसी ने होटल वगैरह उसमें लॉस हो रहा है, तो उसने होटल किराए पर दे दी कि साहब अभी आप थोड़े दिन हॉस्पिटल चला लो यहाँ पे, बाद में हम यहाँ पे होटल चलाएंगे। तो टेम्परेरीली अगर हम उसको लेट आउट करते हैं, लॉन्ग रन में अगर हमारा इंटेंशन खुद बिजनेस करने का है, तो जो टेम्परेरी लेट आउट की इनकम है दैट इनकम इज समथिंग विच इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। तीसरा केस आता है जहां पर हमने प्रॉपर्टी कंपोजिट रेंट पर दी है, मतलब हमने बिल्डिंग और प्लांट दोनों किराए पर दिया है, और हमारा मेन इंटेंशन प्रीडोमिनेंटली अगर हमारा इंटेंशन जो है वो है अदर असेट किराए पर देने का, प्लांट किराए पर देने का, तो बिल्डिंग और प्लांट किराए पर दिया, मेनली हम प्लांट किराए पर देना चाहते थे, साथ में बिल्डिंग भी किराए पर दे दी, तो हमारी जो किराए की इनकम है दैट रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, बिकॉज वी हैव डन अ कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से अगर हमने कोई बिल्डिंग और साथ में फैक्ट्री बिल्डिंग और प्लांट किराए पर दिया, आप सोच सकते हो, तो जो मेनली तो हम प्लांट देना चाहते थे, साथ में छोटा सा शेड भी दे दिया, तो हमारी जो किराए की इनकम है दैट रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन बिकॉज इट इज कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगला केस आता है वेयर लेटिंग आउट इज सबसर्विएंट, मतलब हमने बेसिकली कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, और उस फैसिलिटी को देने के साथ साथ लेटिंग आउट करना एक सबॉर्डिनेट चीज है। जैसे हमने कोई बैंक्वेट हॉल किराए पर दिया जिसमें हमने बैंक्वेट हॉल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पार्किंग, केटरिंग ये सब चीजें दी, साथ में बैंक्वेट हॉल भी किराए पर दे दिया, तो वो जो किराए की इनकम है दैट इज एक्चुअली नॉट अ रेंटल इनकम, वो इनकम बिजनेस हेड या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। इसी प्रकार से किसी ने कोई होटल में कमरा किराए पर दिया, तो कमरा नहीं दे रहा है, वो एक फैसिलिटी दे रहा है, उसकी इनकम जो है दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। हॉस्टल का कमरा किराए पर दिया, तो बेसिकली वो कमरा नहीं दे रहा है, उस हॉस्टल में फर्नीचर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर हो सकता है, पंखा लगा हो सकता है, एसी लगा हो सकता है, मेस फैसिलिटी हो सकती है, तो इट इज बेसिकली एक वो सर्विस दे रहा है, रहने की सर्विस दे रहा है, और साथ में उसमें कमरा भी दिया जा रहा है सबॉर्डिनेट वे में, इट इज सबसर्विएंट टू द मेन इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। ऐसी परिस्थिति में जो रेंटल इनकम है वो बिजनेस इनकम या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। उसके बाद अगला आता है कि अगर हमारा बिजनेस ही प्रॉपर्टी किराए पर देने का है, अगर हमारा बिजनेस ही प्रॉपर्टी किराए पर देने का है, तो कोई लीजिंग कंपनी है जिनका बिजनेस ही प्रॉपर्टी किराए पर देने का है, तो उनके केस में रेंटल इनकम वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। तो ये कुछ केसेस दिए हैं जहां कोर्ट्स ने कहा दैट यू आर डूइंग अ कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड बिकॉज यू आर डूइंग अ कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, द इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड, द इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेस। फिर ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और दिए हैं कि अगर रेंट आपको फॉरेन करेंसी में होता है तो क्या होगा, तो अगर आपको रेंट फॉरेन करेंसी में होता है तो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया है टीटी बाइंग रेट। टीटी बाइंग रेट अप्लाई किया जाएगा किस दिन का, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो 31 मार्च को जो भी टेलीग्राफिक ट्रांसफर का बाइंग रेट है, जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आएगा अगर कभी पूछते हैं, वो तो वैसे तो नहीं पूछते हैं, तो अगर टेलीग्राफिक ट्रांसफर का बाइंग रेट है वो अप्लाई किया जाएगा, और उसको अप्लाई करके उस फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टीटी बाइंग रेट को अप्लाई करके। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि अगर अंडरलाइंग असेट स्टॉक इन ट्रेड है, अभी ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन है, उनका ये कहना है कि मान लो कोई बिल्डर है और वो बिल्डर मकान बना रहा है और मकान बनाने के बाद उसको बेचना चाहता है, तो इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक ऐसा नहीं है कि मकान बनाया उसी की उसी दिन बिक जाएगा, तो मकान बनाने के बाद हो सकता है एक आध साल उसको बेचने में लगे, पर हाउस प्रॉपर्टी में तो
नोशनल इनकम टैक्सेबल होती है, डीम्ड रेंट टैक्सेबल होता है। दो घर का एनएवी नील होता है, बाकी पे तो टैक्स लगता है ना डीम्ड वैल्यू पे। तो बिल्डर को टैक्स लग जाएगा क्या? मान लो उसकी 80 यूनिट्स बनी हुई है जो बिकी नहीं है, तो क्या उसको 80 मकानों के किराए पर टैक्स लग जाएगा क्या? तो उनका ये कहना था अंडर दिस प्रोविजन कि अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है, वो कंप्लीट होने से 2 सालों तक उसकी एनएवी नील ली जाएगी। अगर बिल्डर ने उसको सच में किराए पर नहीं दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में स्टॉक इन ट्रेड के केस में उसके कंप्लीट होने से 2 सालों तक उसकी एनएवी, एनुअल वैल्यू बल्कि उसकी नील ली जाएगी। ठीक है, अगर अंडरलाइंग असेट स्टॉक इन ट्रेड है, उसको सच में किराए पर नहीं दिया गया है और उसको कंप्लीट हुए अभी तक 2 साल नहीं हुए हैं। अगर 2 साल नहीं हुए हैं, बिल्डर से बिक नहीं रहा है वो मकान, तो 2 साल तक उसकी एनुअल वैल्यू नील ले लेंगे। और फिर तीसरे साल तक भी नहीं बिका अगर वो, तो थर्ड ईयर से उसकी एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगेगा। थर्ड ईयर से उसकी जो भी नोशनल लेटे रीजनेबल वैल्यू आती है, उसके ऊपर उसको टैक्स लगेगा। तो ऐसा प्रपोजिशन है। बेसिकली दे आर अकोमोडेटिंग द बिल्डर्स की भैया मकान नहीं बिके तो भी कोई बात नहीं, 1-2 साल चला लो, तीसरे साल तक भी नहीं बिके तो फिर तो टैक्स देना पड़ेगा फ्रॉम द थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। एक ये कंसेप्ट दिया हुआ है कंपोजिट रेंट का। इसकी फिलॉसफी ये है कि अगर हमने मकान किराए पर दिया और मकान के साथ या तो हम कोई अदर फैसिलिटीज दे रहे हैं, या फिर मकान के साथ हम अदर कोई असेट किराए पर दे रहे हैं, और दोनों का मिलाकर साथ में किराया ले रहे हैं, जॉइंट रेंट ले रहे हैं। हमने कह दिया कि साहब महीने का 15,000 रुपए, इसमें मकान भी आ गया और मकान के साथ हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, लिफ्ट, वाटर फैसिलिटी, गैस फैसिलिटी, ऐसी कोई फैसिलिटी दे रहे हैं। या हमने कह दिया मकान किराए पे दे रहे हैं 15,000 रुपये महीने का किराया, और मकान में फर्नीचर भी लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है, मकान के साथ हम कोई असेट्स भी दे रहे हैं। अगर हम मकान के साथ कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मकान का किराया अलग करना पड़ेगा, उन फैसिलिटीज का किराया अलग करना पड़ेगा। मकान का किराया हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, और वो फैसिलिटीज का किराया जो जाएगा वो अदर सोर्सेज में जाएगा। अगर रेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत ये रेंट सेपरेबल है, तो भी उसको अलग करना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर ये रेंट सेपरेबल नहीं है, तो 15,000 रुपये महीना लग रहा है और उसमें ये क्लियर नहीं है कि मकान का कितना, अदर का कितना, तो भी हमें रेंट को सेपरेट करना पड़ेगा। तो रेंट सेपरेबल है भी सेपरेट करना पड़ेगा, रेंट सेपरेबल नहीं है तो भी सेपरेट करना पड़ेगा। मकान का किराया हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, अदर चीजों का किराया जो है वो अदर सोर्सेस में जाएगा। पर अगर हम मकान के साथ अदर असेट्स किराए पर दे रहे हैं, जैसे मकान और फर्नीचर किराए पे दिया, या अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि फैक्ट्री में प्लांट किराए पे दिया, साथ में शेड किराए पर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में अगर रेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत रेंट सेपरेबल है तो रेंट को सेपरेट कर दो। बिल्डिंग का किराया हाउस प्रॉपर्टी हेड में चले जाओ, और अदर असेट्स का किराया जो है वो बिजनेस हेड या अदर सोर्सेज में चले जाएगा। पर अगर रेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत रेंट सेपरेबल नहीं है, वो तो कॉम्पोजिट है, हम तो टोटलिटी में 15,000 रुपये किराया मांग रहे हैं। रेंट एग्रीमेंट में ये नहीं बताया गया है कि बिल्डिंग का कितना है, अदर असेट्स का कितना है। तो अगर रेंट सेपरेबल नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा प्री डोमिनेंट इंटेंशन कितना है, प्री डोमिनेंट इंटेंशन क्या है। अगर मेनली हम मकान किराए पर देना चाहते थे, साथ में कुछ फर्नीचर वगैरह भी किराए पर दे दिया, तो ऐसी परिस्थिति में पूरा का पूरा जो किराया है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। पर अगर मेनली हम अदर असेट किराए पर देना चाहते थे, जैसे मेनली हम फैक्ट्री का प्लांट किराए पर देना चाहते थे, पर साथ में हमने वहां पर जो शेड था वो भी किराए पर दे दिया। मेनली तो हम प्लांट किराए पर देना चाहते थे, साथ में हमने शेड भी किराए पर दे दिया, तो हमारा सारा का सारा रेंट जो है वो बिजनेस प्रोफेशन या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर बिल्डिंग के साथ फैसिलिटीज दी है तो रेंट सेपरेट होगा, पर बिल्डिंग के साथ अगर अदर असेट दिए हैं तो या तो पूरा किराया बिजनेस हेड में जाएगा, या फिर पूरा किराया हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा।
या तो पूरा किराया बिजनेस हेड में या पूरा किराया हाउस प्रॉपर्टी हेड में। अब विद दिस सेड एंड डन, अब आता है कंप्यूटेशन। हाउस प्रॉपर्टी का जो कंप्यूटेशन है अक्सर आपको बुक्स में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। मैंने कोशिश की है कि मैं हाउस प्रॉपर्टी के कंप्यूटेशन को बहुत सिंपल 7 स्टेप मेथडोलॉजी में समराइज करूं कि सिस्टमैटिकली ये 7 स्टेप्स कर लो और ये 7 स्टेप्स करके आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहली स्टेप होती है स्टेप 1, कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल रेंट। हाउस प्रॉपर्टी हेड एक ऐसा हेड है जहां पर हम नोशनल इनकम पर टैक्स लेने की बात करते हैं। मतलब अगर हमको किराया कम मिला पर बाजार में किराया ज्यादा है तो हम उस ज्यादा किराए पर टैक्स देना पड़ेगा हमको, या अगर हमको किराया मिला ही नहीं तो भी हमको एक रीजनेबल रेंट पर टैक्स देना पड़ेगा। किराया नहीं भी कमाया तो भी हमको टैक्स देना पड़ेगा, या किराए से ज्यादा बाजार का रेट है तो हमको रीजनेबल रेंट पर उस केस में टैक्स देने की बात आती है। तो अब रीजनेबल रेंट कैसे निकलता है देखो, जिसको कई लोग एनुअल लेटिंग वैल्यू भी कहते हैं। तो मकान की एनुअल लेटिंग वैल्यू रीजनेबल रेंट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए सिंपल रूल है, फेयर मार्केट रेंट मतलब बाजार में इस तरह की प्रॉपर्टी का कितना किराया बनता है वो फिगर, और म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस प्रॉपर्टी की लेटेबल वैल्यू कितनी निकाली है, ये 2 फिगर लेने हैं, विच एवर इज हायर करना है, फेयर मार्केट रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, एंड दिस फिगर एंड स्टैंडर्ड रेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट विच एवर इज लोअर। तो हम लोग बेसिकली ऐसा कहते हैं कि हम लोग हायर लोअर कर रहे हैं, फेयर मार्केट रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, दैट फिगर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, ये करके रीजनेबल रेंट आ जाएगा। जनरली रीजनेबल रेंट फुल ईयर का निकालना है। प्रॉपर्टी अगर फुल ईयर लेट आउट है तो भी हमको फुल ईयर का रीजनेबल रेंट निकालना है। प्रॉपर्टी अगर कुछ वेकेंट भी है कुछ महीने तो भी हमको फुल ईयर का रीजनेबल रेंट निकालना है। प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है फुल ईयर या पार्ट ईयर के लिए तो भी हमको रीजनेबल रेंट फुल ईयर का निकालना है। तो रीजनेबल रेंट जनरली फुल ईयर का निकाला जाएगा। पर अगर हमारी ओनरशिप ही नहीं है प्रॉपर्टी की, इसी साल मान लो अपन ने दिसंबर में प्रॉपर्टी खरीदी, तो दिसंबर के पहले का रीजनेबल रेंट थोड़ी निकाल पाएंगे, कि ओनरशिप होती है तभी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लगता है। तो अगर हमारी ओनरशिप ही कम समय की है, इसी साल प्रॉपर्टी हमने खरीदी है या इस साल प्रॉपर्टी बेच दी है, तो हम फिर रीजनेबल रेंट कम समय का निकालेंगे। अदरवाइज रीजनेबल रेंट जो है वो फुल ईयर का निकाला जाएगा। जनरली रीजनेबल रेंट फुल ईयर का निकलेगा। हावेवर अगर इसी साल प्रॉपर्टी खरीदी है या इस साल प्रॉपर्टी बेच दी है तो रीजनेबल रेंट कम समय का निकलेगा। दूसरा शब्द आता है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट क्या होता है, तो बेसिकली जो हमने मकान किराए पर देकर, मकान, ऑफिस, फैक्ट्री, गोडाउन, वेयरहाउस, व्हाटएवर, वो किराए पर देकर एक्चुअली में जो रेंट कमाया वो एक्चुअल रेंट होता है। जनरली एक्चुअल रेंट फुल ईयर का निकलता है। एक्चुअल रेंट के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द पीरियड प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेट आउट। तो एक तो अक्रूवल सिस्टम पे ये निकलेगा, हमने मकान किराए पर दिया, किराया नहीं भी मिला तो भी हमको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लगेगा, क्योंकि अक्रूवल सिस्टम है, रिसीव्ड और रिसीवेबल। फिर एक फ्रेज है फॉर द पीरियड प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेट आउट। तो अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उस समय का एक्चुअल रेंट निकलेगा। अगर प्रॉपर्टी वेकेंट है कि हम किराए पर देना चाहते पर किराएदार नहीं मिल रहा है, उसको कहते हैं वेकेंट। तो प्रॉपर्टी वेकेंट है उस समय का भी हमको एक्चुअल रेंट निकलेगा। पर अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फिर हम खुद रहते हैं तो वो अवेलेबल फॉर लेट आउट नहीं है, हम खुद रहते हैं तो वो अवेलेबल फॉर लेट आउट नहीं है, उस समय का एक्चुअल रेंट नहीं निकलेगा। तो एक्चुअल रेंट निकलेगा फॉर द पीरियड प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेट आउट, या तो लेट आउट हो जाए या देना चाहते किराए पर किराएदार नहीं मिला, जिसको हम वेकेंट कह रहे हैं। इन दोनों केसेस में हम एक्चुअल रेंट निकालेंगे। एक्चुअल रेंट फॉर द पीरियड प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेट आउट एज reduced by अनरियलाइज्ड रेंट। तो हम अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करेंगे। अनरियलाइज्ड रेंट सिंपल भाषा में होता है बैड डेट्स। बैड डेट्स का डिडक्शन कितना मिलेगा, देखो बैड डेट का डिडक्शन मिलने के लिए उनने 4 कंडीशन दी हुई है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में अक्सर वो दे देते हैं कि अनरियलाइज्ड रेंट का अमाउंट दे देते हैं।
हमको एक वर्किंग नोट लिखना रहता है यहाँ पर कि सर ये अनरियलाइज्ड रेंट तो है, पर ये अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन हम दे रहे हैं assuming that these conditions are satisfied. Condition number 1, there is a bona fide agreement of tenancy. Condition number 2, अगर किराएदार किराया नहीं दे रहा है, उससे हमने मकान या तो खाली करा लिया है, दी हाउस हैज बीन वेकेटेड, या फिर उससे मकान खाली कराने की कोशिश जारी है। ठीक है, वी हैव टेकन स्टेप्स टू कंपेल हिम टू वेकेट दी प्रॉपर्टी। दूसरी चीज, किराएदार अगर किराया नहीं दे रहा है तो हमने उससे मकान तो खाली करा रहे हैं, साथ में उसको कोई और मकान किराए पर नहीं देंगे, दूसरा मकान उसको किराए पर नहीं देंगे। और फिर एक और कंडीशन ये है, किराएदार अगर किराया नहीं दे रहा है, उससे किराया वसूलना है अपने को। वी हैव टेकन लीगल प्रोसीडिंग्स, वी हैव टेकन एफर्ट्स टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। उस पर कोई केस वेस कर रहे हैं कि भैया किराया नहीं दे रहा है, उससे किराया वसूला जाए। या फिर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर देते हैं कि साहब वो किराया नहीं दे रहा है, उसके जेन्युइन रीजंस हैं कि वो किराया नहीं दे रहा है, मतलब वो उससे रिकवरी नहीं हो सकती सर, बाद में वो पैसा तो देगा ही नहीं सर, वो तो भाग गया इंडिया छोड़ के, तो ऐसा कुछ अपन कह रहे हैं कि साहब उससे किराया रिकवरी नहीं हो सकता, अब वो भी अगर हम प्रूव कर देते हैं तो हमको रिडक्शन मिलेगा। So we have to fulfill all these 4 conditions. Number 1, there is a bona fide agreement of tenancy. Number 2, किराएदार अगर किराया नहीं दे रहा है तो उससे मकान खाली करा लिया, उसको कोई और मकान किराए पर नहीं दे रहे हैं, और जो किराया बकाया है वो रिकवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो हमें अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन मिल जाएगा। तो स्टेप 2 is basically this: actual rent received or receivable for the period property is available for let out as reduced by unrealized rent. Generally actual rent full year का लिया जाता है, however अगर ओनरशिप ही कम है, इसी साल प्रॉपर्टी को खरीदा या बेचा है, तो कम समय का एक्चुअल रेंट लिया जाएगा। या फिर अगर प्रॉपर्टी एसओपी थी कुछ समय के लिए, जितने समय प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी उतने समय का एक्चुअल रेंट नहीं लिया जाता है, क्योंकि जिस समय वो सेल्फ ऑक्यूपाइड थी उस समय वो अवेलेबल फॉर लेट आउट नहीं थी। तो अब अपन ने रीजनेबल रेंट निकाल लिया, एक्चुअल रेंट निकाल लिया, अब अगली स्टेप आती है कि दोनों में से हायर करो, एक्चुअल रेंट और रीजनेबल रेंट, विच एवर इज हायर। ये एक सिंपल स्टेप है। अब उसके बाद अगर प्रॉपर्टी वेकेंट थी, अगर प्रॉपर्टी वेकेंट थी तो आप दो वैकेंसी अलाउंस। अगर प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट थी तो भी वैकेंसी अलाउंस मिलेगा, अगर प्रॉपर्टी फुल ईयर वेकेंट थी तो भी वैकेंसी अलाउंस मिलेगा। वैकेंसी अलाउंस कितना मिलेगा? जितने महीने प्रॉपर्टी वेकेंट थी मल्टीप्लाइड बाय मंथली रेट ऑफ एक्चुअल रेंट। एक महीने का रेंट होता है 10,000, 4 महीने प्रॉपर्टी वेकेंट थी तो वैकेंसी अलाउंस हो जाएगा 40,000। ये एक डिडक्शन है जो मिलेगा बिकॉज ऑफ वैकेंसी, क्योंकि प्रॉपर्टी वेकेंट पड़ी रही तो इतने अमाउंट से हमारा इनकम कम हो जाएगी, इतने अमाउंट का हमको डिडक्शन मिल जाएगा। तो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी अलाउंस। ठीक है, वैकेंसी अलाउंस कब मिलेगा? जब प्रॉपर्टी वेकेंट थी फॉर पार्ट ऑफ ईयर और फॉर फुल ईयर। और वैकेंसी अलाउंस कितना मिलेगा? जितने महीने प्रॉपर्टी वेकेंट है मल्टीप्लाइड बाय मंथली रेट ऑफ एक्चुअल रेंट, तो इतना वैकेंसी अलाउंस हमको मिलेगा। ठीक है, अभी देखो यहां पर मैंने जीएवी के कैलकुलेशन, स्टेप 4 तक जीएवी निकल जाता है, और जीएवी के कैलकुलेशन में ये 5 अलग अलग सिचुएशंस दी है। मान लो प्रॉपर्टी फुल ईयर लेट आउट है, अगर फुल ईयर लेट आउट है तो हमको जीएवी कैसे निकालना है? एक्चुअल रेंट और रीजनेबल रेंट विच एवर इज हायर। एक्चुअल रेंट भी पूरे साल का लेंगे 12 महीने का, रीजनेबल रेंट भी पूरे साल का लेंगे 12 महीने का, और जो भी हायर है वो कर लेंगे। ठीक है, और अगर प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है और पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट है, अगर प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट और पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट है, मान लो 8 महीने लेट आउट है, 4 महीने वेकेंट है, तो हम क्या करेंगे कि रीजनेबल रेंट लेंगे 12 महीने का, एक्चुअल रेंट भी 12 महीने का लेंगे, विच एवर इज हायर करेंगे, और उसमें से बाद में वैकेंसी अलाउंस माइनस कर देंगे। जो 4 महीने वो वेकेंट थी उन 4 महीने का वैकेंसी अलाउंस हम माइनस कर देंगे। पहले हायर करने के बाद वैकेंसी अलाउंस का डिडक्शन देंगे। इसी प्रकार से अगर प्रॉपर्टी
से लेट आउट थी 7 महीने, 5 महीने एसओपी थी। तो अगर प्रॉपर्टी 7 महीने लेट आउट थी, 5 महीने एसओपी थी, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, रीजनेबल रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर करेंगे। पर यहां पर हम रीजनेबल रेंट तो 12 महीने का लेंगे और एक्चुअल रेंट 7 महीने का ही लेंगे, क्योंकि जो 5 महीने वो एसओपी थी उस समय वो अवेलेबल फॉर लेट आउट नहीं थी। जब वो एसओपी थी तब हम उसको लेट आउट कर भी नहीं सकते थे, तो इसलिए 7 महीने का हम एक्चुअल रेंट ले लेंगे, 12 महीने का रीजनेबल रेंट ले लेंगे, विच एवर इज हायर कर लेंगे और वो हायर पे टैक्स दे देंगे। यहाँ पे अपन इनफैक्ट वैकेंसी अलाउंस माइनस नहीं करेंगे। वैकेंसी अलाउंस तब माइनस होता है जब प्रॉपर्टी वेकेंट थी, यहाँ तो प्रॉपर्टी एसओपी थी, तो वैकेंसी अलाउंस माइनस नहीं करेंगे। अगर प्रॉपर्टी फुल ईयर वेकेंट थी तो उसकी जीएवी निल ले लेंगे, क्योंकि वैकेंसी अलाउंस ही मिल जाएगा सारा। अगर प्रॉपर्टी फुल ईयर एसओपी थी तो ऐसी परिस्थिति में उसके रीजनेबल रेंट पे टैक्स लगेगा। पर दो प्रॉपर्टी के रीजनेबल रेंट, दो प्रॉपर्टी के केस में उसकी एनएवी निल ली जाती है। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, दो एसओपी, एसओपी से अपना मतलब है एसओपी फॉर फुल ईयर, दो एसओपी फॉर फुल ईयर के केस में उसकी एनएवी निल ली जाएगी। एनएवी मतलब जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स के बाद की फिगर की बात कर रहे हैं, तो दो एसओपी की एनएवी निल ली जाएगी। बाकी सब एसओपी को डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। मतलब मान लो किसी के पास 3 मकान है एसओपी, तो 2 की वैल्यू निल ले लो, तीसरे मकान से उसको टैक्स देना पड़ेगा। और वो 2 कौन से निल लोगे, वो उसकी चॉइस पे रहेगा, जो उसको ठीक लगे 2 की निल ले ले, तीसरे मकान से वो टैक्स दे दे। तीसरे मकान से उसको रीजनेबल रेंट पे टैक्स देना पड़ेगा। उसको हम लोग अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं थर्ड हाउस इज डीम्ड टू बी लेट आउट। तीसरे मकान से वो जो मकान है वो उसको कहेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट, जैसे कि वो किराए पर दिया गया है ऐसा मान लेंगे, और उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। एसओपी मतलब जिसमें हम खुद रहते हैं या हमारे परिवार वाले रहते हैं या हमारा मकान खाली भी पड़ा हो पर हमारा इंटेंशन उसको किराए पर देने का नहीं है। तो अगर हमारा इंटेंशन उसको किराए पर देने का नहीं है तो वो एसओपी है। एसओपी के केस में दो एसओपी को टैक्स नहीं लगता है, तीसरे एसओपी से उसको डीम टू बी लेट आउट मान के टैक्स लगता है। तो ये अलग अलग 5 सिचुएशंस दी गई है नोट्स में और बताया कि हर सिचुएशन में अल्टीमेटली जीएवी कैसे निकलेगी। अब जो जीएवी आ गया उस जीएवी में से अपन माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय लैंडलॉर्ड। ठीक है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय लैंडलॉर्ड। तो ये एक तो म्युनिसिपल टैक्स है जो हो सकता है क्वेश्चन पेपर में नाम दिया हो म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सीवेज टैक्स, वाटर टैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा कोई भी टैक्स जो लगाया जा रहा है प्रॉपर्टी पे वो सब म्युनिसिपल टैक्स हो गया। और म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड मतलब टैक्स का डिडक्शन हमको मिलेगा पर पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। ये अपने को पता है, सभी हेड्स में ऑलमोस्ट होता है कि पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है। पर यहां याद रखना ईयर एंड तक पेमेंट की बात कर रहे हैं, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक की बात नहीं कर रहे हैं अपन, ईयर एंड तक की बात कर रहे हैं कि ईयर एंड तक पे कर दिया तो डिडक्शन मिलेगा। वो बिजनेस हेड वगैरह में होता होगा कि ड्यू डेट 43B ऐसा होता है ना, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक का, यहाँ नहीं होता है, यहाँ तो ईयर एंड है। म्युनिसिपल टैक्स अगर ईयर एंड तक पे कर दिया है फिर लैंडलॉर्ड के द्वारा, अपना असेसी लैंडलॉर्ड है जिसको किराए की इनकम हो रही है, पर लैंडलॉर्ड ने म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया है उसको डिडक्शन मिल जाएगा। कुल मिला के लिखा है म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय लैंडलॉर्ड इज अलाउड। प्रॉपर्टी इंडिया में है तो भी म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो भी म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअली पेड बाय द लैंडलॉर्ड का डिडक्शन मिलेगा। दो एसओपी की तो वैसे भी एनएवी निल ली जाती है अपने को पता है, दो एसओपी में म्युनिसिपल टैक्स का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब उसके बाद आता है स्टेप 6। अभी ये आ गया एनएवी। एनएवी में से अपन माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन 24 में दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो सेक्शन 24 के अंतर्गत हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों होता है? बेसिकली हमारा जो मकान है उस पर हमको रिपेयर, डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस ऐसे कुछ खर्चे हुए होंगे, इन सब खर्चों का इनकम टैक्स में अलग से डिडक्शन नहीं दिया जाता है। लॉ मेकर्स का यह कहना है कि इन सब खर्चों के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर हम आपको स्टैंडर्ड बेसिस पे डिडक्शन दे देंगे 30% ऑफ एनएवी। तो मान लो मेरी एनएवी है 1 लाख रुपए
अब मुझे इससे मतलब नहीं है कि मेरा खर्चा कितना हुआ है, रिपेयर का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा या डिप्रिसिएशन का खर्चा कितना हुआ है। मैं तो सीधे सीधे 1 लाख का 30% स्टैंडर्ड बेसिस पे डिडक्शन दे दूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। खर्चा कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, हमें खर्चे के लिए डिडक्शन मिल जाएगा 30% ऑफ एनएवी। कई बार आईसीएआई एग्जाम के क्वेश्चंस में ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, वो कहते हैं कि साहब वो मकान का रिपेयर पे इतना खर्चा हुआ, तो आपको सिंपली ये कहना है कि साहब रिपेयर का खर्चा इररेलेवेंट है, इट्स अ यूजलेस इंफॉर्मेशन बेसिकली, आप तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो 30%। अलग से कोई इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, अलग से कोई इंश्योरेंस, रिपेयर वगैरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आखिरी स्टेप आता है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। तो आपको इंटरेस्ट का अलग से डिडक्शन मिल रहा है। देखो, हाउस प्रॉपर्टी हेड में बेसिकली दो खर्चों का तो स्पेसिफिक डिडक्शन मिल रहा है, एक तो म्युनिसिपल टैक्स और एक इंटरेस्ट। और बाकी सब खर्चों के लिए डिडक्शन देने की जगह उन्होंने कह दिया आप सीधे सीधे 30% ऑफ एनएवी ले लो, उसमें सारे खर्चे कवर हो गए। अब इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलता है वो देखो। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम करने के लिए ये एक ऐसा छोटा सा मैंने समरी बनाई है, थोड़ा टेक्निकल कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का। तो अगर कंस्ट्रक्शन के पहले का इंटरेस्ट है तो उसका डिडक्शन मिलता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद 1/5 फॉर 5 ईयर्स। और कंस्ट्रक्शन के बाद का इंटरेस्ट है, अगर कंस्ट्रक्शन के बाद का इंटरेस्ट है तो उसका जो डिडक्शन होता है वो हमको ईयर टू ईयर बेसिस पर मिलता है। कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस समय हमने लोन लिया, उस समय का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन होगा। अब अपना कंस्ट्रक्शन मान लो कंप्लीट हुआ 10 जुलाई 2021 को, तो उन्होंने इनकम टैक्स में ये लिखा है कि हम ऐसा मान लेंगे दैट द कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड ऑन लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब अगर कंस्ट्रक्शन हमारा 10 जुलाई 21 को खत्म हुआ है तो हम मान लेंगे कि कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 21 को खत्म हुआ है। ये लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी यहां पर। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब एंड होता है, तो उनका यह कहना है कि अगर आपका मान लो 5 अक्टूबर 19 को कंस्ट्रक्शन एंड हुआ है तो हम तो मान लेंगे 31 मार्च 19 को एंड हुआ है। इसके पहले का इंटरेस्ट को हम प्री कंस्ट्रक्शन मानेंगे, इसके बाद के इंटरेस्ट को पोस्ट कंस्ट्रक्शन मानेंगे। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन तब नहीं मिलेगा जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद 1/5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स हमें डिडक्शन मिलेगा। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद का इंटरेस्ट, वो तो ईयर टू ईयर बेसिस पे जितना जितना इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है उतना उतना डिडक्शन मिलेगा। अब लेट आउट प्रॉपर्टीज के केस में, वो प्रॉपर्टी जो लेट आउट है फुल ईयर के लिए या लेट आउट है पार्ट ऑफ द ईयर के लिए या फिर डीम्ड टू बी लेट आउट है, 2 एसओपी से ज्यादा जो होती है वो डीम टू बी लेट आउट होती है। तो डीम टू बी लेट आउट है मतलब जिसपे बेसिकली टैक्स लग रहा है अपने को, जिसकी एनएवी निल नहीं ली जा रही है, जिसकी एनएवी निल नहीं ली जा रही है। इन सभी के केस में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट प्लस पोस्ट कंस्ट्रक्शन करंट ईयर का इंटरेस्ट दोनों का डिडक्शन मिलेगा। प्री कंस्ट्रक्शन पहले 5 साल तक मिलेगा और पोस्ट कंस्ट्रक्शन ईयर टू ईयर डिडक्शन मिलेगा। इस पे अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि साल का 30,000 रुपए का ही डिडक्शन मिलेगा, जितना भी इंटरेस्ट बनता है पूरे अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। देयर इज नो लिमिट ऑन अमाउंट। फिर ये लोन रिपेयर के लिए लिया है तो भी डिडक्शन मिलेगा, ये लोन कंस्ट्रक्शन परचेज के लिए लिया है तो भी डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बेसिकली लोन किसी भी पर्पसेस के लिए लिया गया है आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है लेट आउट प्रॉपर्टीज के केस में। पर अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड से मेरा मतलब है ऐसी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसकी एनएवी निल है, मतलब बेसिकली वो जो 2 एसओपी है ना जिसकी एनएवी निल ली जाती है, लेट एसओपी फॉर फुल ईयर जिसकी एनएवी निल है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो ऐसी 2 एसओपी जो एसओपी फॉर फुल ईयर है जिसकी एनएवी निल है, उनके केस में इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5 जो पहले 5 सालों में है प्लस करंट ईयर का पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ये दोनों मिलाकर इंटरेस्ट का डिडक्शन 30,000 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। एंड माइंड यू ये 30,000 की जो लिमिट है ये एक घर की नहीं है, पर हाउस नहीं है, ये दोनों एसओपी की है। दोनों एसओपी जो अपनी है उन दोनों को मिलाकर अपने को ये 30,000 तक का
टोटल डिडक्शन मिलेगा। तो मतलब पहला घर दूसरा घर दोनों को मिला लो, उसमें प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन सबका इंटरेस्ट का टोटल कर लो, दोनों को मिला के टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है 30,000 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। 30,000 बहुत कम अमाउंट होता है और उस पर ये इंटरेस्ट का डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा भले ये लोन रिपेयर के लिए भी लिया गया हो या एक्विजिशन परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए भी लिया गया हो। ठीक है, लिमिट है 30,000 एसओपी के केस में। पर उनका यह कहना है कि ये 30,000 की लिमिट को रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय 2 लाख रुपीस इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। 30,000 की जगह आपको 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल सकता है मैक्सिमम। एक्चुअल जो बना इंटरेस्ट और 2 लाख विच एवर इज लेस उतने तक का डिडक्शन मिल सकता है अगर ये 4 कंडीशंस फुलफिल होती है। पहली कंडीशन, लोन इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरी कंडीशन, मतलब उनका कहना है लोन रिपेयर वगैरह के लिए नहीं लिया गया है। अगर लोन रिपेयर के लिए लिया गया है 30,000 का डिडक्शन, अगर लोन परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है 2 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस। ये चारों की चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, है ना, 4/4 4 कंडीशन है, चारों फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन, लोन इज टेकन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरी कंडीशन, लोन 1/4/1999 या उसके बाद लिया गया है। अभी तो अपन 2021 में बैठे, शायद लोन 99 के बाद ही लिया गया हो। तीसरी कंडीशन, लोन लेने से विद इन 5 ईयर्स हमने मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया, परचेज कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन जो भी है वो कंप्लीट कर लिया। और चौथी और आखिरी कंडीशन, हम लेंडर से इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लेंडर ने हमको लोन दिया तो हमको बता रहा है कि इतना इंटरेस्ट तुम्हारा इस साल बना, उसका सर्टिफिकेट लेंडर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। याद रखना कंडीशन, क्योंकि ये लिखने को भी हो सकता है, कई बार एग्जाम में इंटरेस्ट का अमाउंट दे देंगे वो, अपना ये कहना रहेगा कि सर वी आर अज्यूमिंग दैट द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 24 आर सेटिस्फाइड, क्योंकि डिडक्शन 30,000 दे या 2 लाख। अगर उनने कह दिया कि कंडीशन फुलफिल होती है तो 2 लाख दे देना, नहीं कहा कंडीशन फुलफिल होती है तो 30,000 दे देना। पर पॉइंट ये कि क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कहा, तो फिर ऐसी परिस्थिति में अपने को एक अजम्पशन लेना पड़ेगा, सर वी आर अज्यूमिंग दैट द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 24 आर सेटिस्फाइड। ऐसा अजम्पशन ले लेना कि कंडीशंस ऑफ सेक्शन 24 आर सेटिस्फाइड। पर जब आप ये अजम्पशन ले रहे हो दैट द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 24 आर सेटिस्फाइड, तो लिखना पड़ेगी कंडीशंस। लोन इज टेकन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी 1/4/99 या उसके बाद लोन लिया, लोन लेने से 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेंडर से हम ले चुके। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो इंटरेस्ट का डिडक्शन 2 लाख तक मिल सकता है। अभी देखो ये सारा झगड़ा जो है कि 30,000 तक डिडक्शन मिलेगा या 2 लाख तक डिडक्शन मिलेगा, ये सारा झगड़ा आता है इन द केस ऑफ एसओपी जिसकी एनएवी निल है। अगर एसओपी है जिसकी एनएवी निल है तो ये झगड़ा है। अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसमें तो इंटरेस्ट जितना भी बनता है उतना सबका डिडक्शन मिल जाता है, वहां कोई लिमिट नहीं, अपर लिमिट नहीं है। एक दो चार छोटी छोटी बातें और दी गई है, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर एक बात ये कही गई है इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, पेनल इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मान लो अपन ने समय से इंटरेस्ट नहीं पे किया तो पेनल्टी के रूप में कोई वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर उनका ये कहना है कि पुराना लोन लिया था हमने, उस लोन को रीपे करने के लिए नया लोन लिया, ठीक है, फ्रेश लोन टू रीपे ओरिजिनल लोन, इसको हम लोग कहते हैं रोल ओवर करा लिया लोन को। तो अगर लोन को रोल ओवर कराया तो रोल ओवर कराने के बाद जो नया लोन है उस पर ब्याज का डिडक्शन हमको मिल जाएगा, नए लोन के ब्याज का भी हमको डिडक्शन मिल जाएगा। लोन हम बैंक से लेंगे तो भी ब्याज का डिडक्शन मिलेगा, लोन हम खुद से लेंगे तो भी, मतलब कोई रिलेटिव वगैरह से लेंगे, दोस्त से लेंगे तो भी ब्याज का डिडक्शन मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं लिखा गया है कि लोन बैंक से ही लेना चाहिए, कुछ सेक्शंस में ऐसा लिखा जाता है कि लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पर यहाँ नहीं लिखा है। छोटी छोटी बातें याद रखनी है, उनको रटना है, इसीलिए तो अपन रिवीजन कर रहे हैं। अगर बड़ी बात होती तो मैं आके कह देता हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगेगा, चैप्टर खत्म, रिवीजन क्या है। पर छोटी छोटी बातें, बारीक बातें, उससे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। तो याद रखना है कि अगर अपन ने लोन बैंक से लिया है तो भी ब्याज का डिडक्शन मिलेगा, और बैंक से नहीं लिया है तो भी ब्याज का डिडक्शन मिलेगा, किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया है तो भी ब्याज का डिडक्शन मिलेगा। एक सेक्शन का यहाँ रेफरेंस और आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का, तो उनका कहना है कि हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस हो जाता है
तो अदर हेड से वो सेट ऑफ होता है ओनली अप टू 2 लाख रुपीज। हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ विद अदर हेड्स ओनली अप टू ₹2 लाख। तो 2 लाख से ज्यादा का लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा और अगले साल में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम से ही सेट ऑफ होगा। या शायद आपको पता हो कि दैट इज द पॉइंट विच इज देयर। अब इसमें आखिरी एकदम चैप्टर का हिस्सा आता है रियलाइजेशन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। तो अगर अपने को अनरियलाइज्ड रेंट बाद में जाके रियलाइज हो जाता है, बेसिकली सिंपल भाषा में कहूं तो बैड डेट्स रिकवरी हो जाती है। हमको बैड डेट्स हुई तो उसका डिडक्शन मिल गया, बैड डेट्स रिकवरी हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में इट इज टैक्सेबल ऑन रिसिट बेसिस। जिस साल में हमको बैड डेट्स रिकवरी होगी उस साल टैक्सेबल है। उसको कमाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30%, और मतलब 30% वैसे मिलता है तो बैड डेट्स रिकवरी में भी हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30%। और फिर आखिरी चीज है कि वो मकान अगर बिक भी चुका है तो भी अगर हमको मकान बिकने के बाद भी बैड डेट्स रिकवरी हो जाती है तो भी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल है। ये पॉइंट इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि देखो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जनरली तो टैक्स तब लगता है जब आप ओनर हो। अगर आप ओनर नहीं हो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स नहीं लगता है। और ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये ऐसा कह रहा है कि मकान बिक गया, अब आप ओनर नहीं भी हो, उसके बाद भी अगर आपको बैड डेट्स रिकवरी होती है तो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे ही पॉइंट लिखा गया है अरियर्स ऑफ रेंट के बारे में। अरियर्स ऑफ रेंट बेसिकली होता है कि मान लो अपना पुराने समय का कोई किराया बढ़ गया, कोर्ट में केस चल रहा था किराया बढ़ाने का, और या आपस में नेगोशिएशन हो गया, सेटलमेंट हो गया, और पुराने समय का किराया बढ़ गया। तो जो पुराने समय का किराया बढ़ा है उस बढ़े हुए किराए के ऊपर हमको टैक्स लगेगा, उसको कहते हैं अरियर्स ऑफ रेंट। वो अरियर्स के ऊपर हमें टैक्स लगेगा इन द ईयर ऑफ रिसिट। उसमें हमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और भले ही वो मकान बिक चुका हो तो भी हमें उसके ऊपर टैक्स लगेगा अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। छोटी छोटी कुछ बातें थी हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। took me around 50 minutes I think to cover this entire discussion, पर हाउस प्रॉपर्टी हेड अपना हो जाता है। एक चीज मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ वो याद जरूर रखना कि देखो थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है हाउस प्रॉपर्टी में, पर आपको सारे कंसेप्ट क्वेश्चन से क्लियर होते हैं, तो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, जो क्वेश्चन शीट आपको जो भी क्लास आपने की है उसमें क्वेश्चन शीट जो दी गई है उससे प्रैक्टिस करना। उसके अलावा जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस हैं उनको जरूर प्रैक्टिस करना। यू विल अंडरस्टैंड कि किस लेवल के क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन जरूर आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, उससे सारे 360 डिग्री कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। सो दैट इज बेसिकली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सारे क्वेश्चंस अपने हो जाते हैं। सारा मतलब ये थ्योरी का रिवीजन हो जाता है। कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा उसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। दैट इज व्हाट यू शुड डू। ठीक है, तो ये एक चैप्टर हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर फॉर टुडे एंड दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एज सच तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या होता है कि हमको बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जो मतलब सिंपल है। हम यही कहते हैं कि भैया ये तो किसी और चैप्टर में आता है, ये चीज जो है ये अदर सोर्सेस से संबंधित ज्यादा नहीं है। तो जनरली तो अदर सोर्सेज में इतना ज़्यादा टेक्निकल डिस्कशन नहीं है। हावेवर अदर सोर्सेज में दो चीज़ें पढ़ने लायक है। एक तो है डिविडेंड के बारे में थोड़ी बातें, और एक है गिफ्ट रिसिट विदाउट कंसिडरेशन के बारे में बातें। बाकी अदर सोर्सेज का जो चैप्टर है वो क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं और फोकस करेंगे ऑन गिफ्ट एंड डिविडेंड। एंड वन मोर थिंग दैट यू शुड ट्राई टू टेक योर नोट्स। नोट्स सामने रखो, उसको पलटाते रहो, तो पिक्चर से मेमोरी आपकी कुछ डेवलप होगी। एग्जाम में वो चीजें याद आती है कि उस पेज पे देखो नीचे लिखा हुआ था, तो नोट्स सामने रख के उसको रिवाइज करो। इस वीडियो को देखते समय नोट्स सामने रखो, या फिर साथ ही साथ उसके अलावा कोशिश करो कि खुद से उस बात को बोलो, रिपीट करो मन में, तो धीरे धीरे वो चीजें रट आ जाएगी। हमारी कोशिश इस रिविजन लेक्चर में यही है कि हमारा जो बेसिक लॉ है वो हमको याद हो जाए, तभी तो हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ हम कोई क्वेश्चंस और वो सब करने नहीं आए, वो तो अपन इतने करते ही हैं क्लासेस में। हमारा फोकस है कि बेसिक थ्योरी को हम रिवाइज करें ताकि जो क्वेश्चंस है वो हम कर सकें। ठीक है, दैट इज इट। अब यहाँ पर अदर सोर्सेज में द थिंग कम्स आउट इज द नॉर्मल चार्ज। ठीक है, किसी भी हेड में दो ही चीजें होती है, एक होता है चार्ज और दूसरा होता है कंप्यूटेशन। अदर सोर्सेज का जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 56 सबसेक्शन 1।
एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होने के लिए देयर हैज टू बी इनकम, इनकम एज गिवन अंडर सेक्शन 224। जनरली इट शुड बी अ रेवेन्यू रिसिट, पर कुछ कैपिटल रिसिट्स को भी टैक्स किया जा सकता है विच आर डीम्ड एज इनकम अंडर सेक्शन 224। तो जैसे गिफ्ट वगैरह है जो डीम्ड इनकम है वो भी अदर सोर्सेज में टैक्स किया जा सकता है। दूसरी चीज है इनकम होने के बाद इट शुड नॉट बी एग्जम्प्ट। अगर इनकम ऑलरेडी एग्जम्प्ट है लाइक एग्रीकल्चर इनकम, तो उसके ऊपर फिर अदर सोर्सेज में भी टैक्स नहीं किया जा सकता है। और तीसरी चीज इट शुड नॉट बी चार्जेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। मान लो वो ऑलरेडी सैलरी हेड में या बिजनेस हेड में टैक्सेबल है तो अदर सोर्सेज में थोड़ी टैक्स लगेगा। अदर सोर्सेज को हम जनरली कहते हैं इट्स अ रेसिड्यूरी क्लॉज। सो दैट मीन्स कि अगर इनकम है एग्जम्प्ट नहीं है, किसी और हेड में कवर नहीं हो पा रही है, तो क्योंकि किसी और हेड में कवर नहीं हो पा रही है तो अपना हेड जो बचता है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें टैक्स लगेगा। बहुत ही सिंपल नॉर्मल चार्ज है, हम लोग अदर सोर्सेज को रेसिड्यूरी क्लॉज कहते हैं। इनकम है किसी और हेड में टैक्स नहीं हुआ, आ जाओ अदर सोर्सेज में टैक्स करेंगे। इसका कंप्यूटेशन भी एज से सिंपल है, जो कि बिजनेस हेड से मिलता जुलता है, उसी के कंसेप्ट यहाँ पर अधिकतर लगते हैं। और कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं, कुछ जनरल डिडक्शंस हैं, कुछ डिसअलावेंस है। जैसे बिजनेस हेड में होते हैं ना 30 to 36 सेक्शन में स्पेसिफिक डिडक्शंस, 37 में जनरल डिडक्शन और 40 to 43 डी में डिसअलावेंसेस। तो वैसे यहाँ पर मोटा मोटा कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं, कुछ जनरल डिडक्शन है और डिसअलावेंसेस है। तो अगर आपकी इनकम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या डिविडेंड है, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या डिविडेंड इनकम कमाई, तो उस इनकम को कमाने के लिए आपको खर्चे का डिडक्शन मिलेगा। तो जो भी आपने बैंक चार्जेस वगैरह पे किए, मान लो आपको डिविडेंड का वारंट आया था तो उसको क्लियरिंग कराने के लिए जो आपने पे किया वो सब आपको अलाउड है। उसके अलावा एक चीज उनका ये कहना है कि अगर आपको डिविडेंड इनकम होती है, ठीक है, अगर आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम होती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ब्याज के खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, पर वो ब्याज के खर्चे का मैक्सिमम लिमिट है 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। तो मान लो मेरे को 100 रुपए की डिविडेंड इनकम हुई, तो इसको कमाने के लिए मेरा जो ब्याज का खर्चा है उसका डिडक्शन मिलेगा, पर ब्याज का खर्चा अगर 20 रुपए से ज्यादा है तो डिडक्शन 20 रुपए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। जैसे मान लो मेरे को 30 रुपए का ब्याज का खर्चा हुआ, तो मेरे को ब्याज का खर्चा 20 रुपए पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, अप टू 20% ऑफ माई डिविडेंड इनकम। So that is what they are saying. Deduction will be restricted to 20% of dividend income. उसके बाद अगर आपकी नेचर ऑफ इनकम एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है या सुपर एनुएशन फंड है, एक्चुअली दिस इज रिलेटेड टू सेक्शन 3615A जो बिजनेस हेड में होता है, वहीं उसको डिटेल में पढ़ा जाता है, जो कहता है कि एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड को एक बार तो इनकम मान लिया जाता है, पर बाद में अगर उसको हमने ड्यू डेट अंडर दी प्रोविडेंट फंड एक्ट तक पे कर दिया तो वो अलाउ होता है, और तब तक नहीं पे किया तो उसका डिडक्शन कभी भी नहीं मिलता है, नेवर एवर अलाउड। ऐसा बिजनेस हेड में होता है। तो अभी अगर अपने एम्प्लॉय बिजनेस से संबंधित है तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड को बिजनेस हेड की इनकम मानेंगे। अगर हमारे एम्प्लॉय अदर सोर्सेज से संबंधित है, अदर सोर्सेज की इनकम कमाने के लिए एम्प्लॉयज रखे हैं, तो वो इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। और वो प्रोविडेंट फंड अगर हमने ड्यू डेट तक जमा कर दिया अंडर द रेलेवेंट डेट, तो हमको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो अगर हमने प्रोविडेंट फंड ड्यू डेट तक जमा कर दिया अंडर द रेलेवेंट डेट, अलाउड है, नहीं तो इट इज नेवर एवर अलाउड एज अ डिडक्शन। काफी हद तक बिजनेस हेड की बात है, वहां डिटेल में पढ़ते हैं, वहां इनफैक्ट उसके कुछ कॉन्ट्ररी केसेस भी है, किच्चा शुगर वगैरह, तो सारी थ्योरी वहां पर पढ़ी जाती है। अगर हमारी रेंटल इनकम है, अगर हमको रेंट फ्रॉम प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर मिल रहा है, जो कि बिजनेस हेड में टैक्सेबल नहीं है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, ठीक है, इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अगर हमारी इनकम ये है तो हमें इसे कमाने के लिए रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, टैक्स और डेप्रीसिएशन का डिडक्शन मिल जाएगा। वही डिडक्शन जो बिजनेस हेड में सेक्शन 30, 31 और 32 में अलाउ होता है। तो अगर हमारी इनकम इस प्रकार की है तो हमें डिडक्शन भी उस प्रकार से मिल जाएगा। ऐसा वो सारी कहानी चल रही है, ठीक है। अब अगर हमें फैमिली पेंशन की इनकम होती है, कि अगर हमें फैमिली पेंशन की इनकम होती है तो ऐसी परिस्थिति में हमें डिडक्शन मिल जाएगा 1/3 ऑफ इनकम और ₹15,000 विच एवर इज लेस।
15,000 रुपए जो है वो पर ईयर की लिमिट है। इनकम टैक्स की सारी लिमिट जो होती है वो एनुअल होती हैं, क्योंकि इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स। तो एक्चुअल इनकम का 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस। प्रैक्टिकल लाइफ में अभी देखो क्या होता है कि एक्चुअल इनकम का 1/3 तो ज्यादा ही होता होगा। एक्चुअल इनकम मान लो साल की 1 लाख 2 लाख हो जाती होगी, उसका 1/3 तो ज्यादा ही होता होगा। रियल लाइफ में लोग ऐसा कहते हैं कि भाई फैमिली पेंशन में 15,000 रुपए का आपको साल का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन मिलेगा फैमिली पेंशन में 15,000 रुपए साल का। छोटी सी बात यह है। अब उसके बाद अगली चीज आती है जनरल डिडक्शन। स्पेसिफिक डिडक्शंस हो गए, अब आती है जनरल डिडक्शन। तो जैसा बिजनेस हेड में होता है एनी एक्सपेंडिचर विच इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन दैट इज अलाउड, सेक्शन 37 में दिया हुआ है। तो यहां भी ऐसे ही लिखा हुआ है एनी एक्सपेंडिचर विच इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग और अर्निंग द इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम कमाने के जरूरी खर्चे जो भी हैं वो सब अलाउड है। ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको डिप्रिसिएशन मिल सकता है, इनकम भी रेवेन्यू टैक्सेबल है तो एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू अलाउड है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है दैट द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके अलावा पर्सनल एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और बिजनेस हेड में ये जो डिसअलावेंसेज हैं 40A 1A 40A, जो TDS नहीं काटा तो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है, या रिलेटेड पार्टी को पेमेंट विच इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल 40A2, या फिर कैश पेमेंट ओवर एंड अबाउट 10,000, ये सब जो डिसअलावेंसेज हैं बिजनेस हेड के, ये सारे डिसअलावेंसेज ट्रिगर हो गए। बेसिक तो अदर सोर्सेज का नॉर्मली ये चैप्टर है कि भाई इनकम टैक्सेबल है और ये सब खर्चे जो भी होते हैं वो अलावेबल है। पर अब सारा चैप्टर का फोकस है डीम्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो देखिए डीम्ड में जो रेलेवेंट सेक्शन है वो है 56 सबसेक्शन 2। As per section 56 subsection 2, a lot of incomes have been deemed to be income from other sources. उसमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड इनकम यहाँ पर निकाली है जिन्हें अदर सोर्सेज की इनकम मान लिया जाएगा। सारी नहीं निकाली है, कुछ सिलेक्टेड इनकम निकाली है। उसमें से भी कुछ फालतू की इनकम है जिसमें ज्यादा मगजमारी नहीं है। जैसे अभी एक है इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन। इंटरेस्ट ऑन, अगर किसी प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन हो गया तो उस कंपलसरी एक्विजिशन के केस में जो कंपनसेशन मिलता है, कई बार उस कंपनसेशन पर ब्याज भी मिलता है। वो जो ब्याज है वो अदर सोर्सेस की इनकम है। इट इज टैक्सेबल ऑन रिसिट बेसिस। उसको कमाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50%, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ये दो छोटी छोटी बातें। कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो कंपनसेशन है उस पे ब्याज अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है रिसिट बेसिस पर, और 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। एक ये छोटा सा पॉइंट और है, अगर एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दिया तो छोड़ते समय उसे जो कंपनसेशन मिला वो कंपनसेशन अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो अगर एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दिया तो छोड़ते समय उसे जो कंपनसेशन मिला, मान लो उसको निकाल दिया, फैक्ट्री बंद हो गई, ऐसा कुछ हो गया, तो उसके समय उसको जो कंपनसेशन मिला दैट कंपनसेशन इज नाउ टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। एक ये पॉइंट दिया हुआ है एडवांस मनी फॉर फीचर। तो अगर 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद हमने किसी असेट को बेचने का सौदा कर लिया, वी हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, असेट को बेचने का सौदा कर लिया, पर बाद में जाकर अगर वो सौदा कैंसल हो गया और वो एडवांस मनी जो हमको मिला था, एडवांस मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी, है ना, जो भी अपन कहें, मैंने प्रॉपर्टी बेचने का सौदा किया, उसके बदले मेरे को कोई टोकन मनी मिला था, वो टोकन मनी मैंने फोरफीट कर लिया, तो वो जो फोरफीचर है वो मेरे हाथ में अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है अब 2014 के बाद। पहले क्या होता था 2014 के पहले कि वो फोरफीचर को असेट की कॉस्ट में से माइनस किया जाता था। वो अपन कैपिटल गेन में काफी डिटेल में उसको पढ़ते हैं, रिवाइज भी वहीं करेंगे ज्यादा, पर 2014 के बाद ऐसा हो गया कि जो एडवांस मनी फोरफीचर है दैट इज डीम्ड टू बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो दैट इज वन स्मॉल पॉइंट विच इज गिवन। उसके बाद अगला पॉइंट आता है लॉटरी। लॉटरी इनकम में ऐसा होता है कि जो भी हमको कैजुअल इनकम होती है,
lottery, game show, quiz, puzzle, horse racing, etc. etc. Basically, which is income from game of chance. तो अगर हमें कोई ऐसी इनकम होती है विच इज फ्रॉम अ गेम ऑफ चांस, क्विज, पजल, लॉटरी, गेम शो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गैम्बलिंग, वो सब जो इनकम है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, जिसको हम लोग कैजुअल इनकम कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर इवन ऐसा भी उन्होंने लिखा है कि अगर कोई टीवी गेम शो आता है जैसे कौन बनेगा करोड़पति वगैरह, उसमें भी जो इनकम होती है दैट इज रिगार्डेड एज अ कैजुअल इनकम. एनी गेम शो जो टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पार्टिसिपेट करते हैं लोग, तो वो इनकम भी जो है वो कैजुअल इनकम होती है. कैजुअल इनकम कमाने के लिए किसी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जाम्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 2.5 लाख 3 लाख वाला कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और स्ट्रेट अवे इनकम इज टैक्सेबल एट 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस एज एप्लीकेबल. तो ये इनिशियल कोई सी चैप्टर में आप पढ़ते हो कि भैया लॉटरी इनकम जो है कैजुअल इनकम पे 30% फ्लैट टैक्स लगता है प्लस सरचार्ज प्लस सेस एज एप्लीकेबल. तो ये एक छोटा सा पॉइंट और है. अब उसके बाद बच जाता है डिविडेंड, गिफ्ट और शेयर प्रीमियम. तो पहले बात करते हैं डिविडेंड की. डिविडेंड शब्द की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में. डिविडेंड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. बेसिक तो ये चैप्टर है कि भाई डिविडेंड किस हेड में टैक्सेबल है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है. डिविडेंड पे टैक्स लगेगा, हाँ जी टैक्स लगेगा. डिविडेंड कमाने के लिए खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले कहा मैंने डिविडेंड कमाने के लिए खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट के खर्चे का भी डिडक्शन मिलेगा, पर वो इंटरेस्ट का खर्चा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है अप टू 20% ऑफ डिविडेंड इनकम. तो सारी कहानी अपन कह चुके हैं. अब जो बातें कर रहे हैं वो कुछ अलग बातें हैं कि डिविडेंड क्या होता है और ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं. तो एक तो सबसे पहला शब्द आता है कि व्हाट इज डिविडेंड. डिविडेंड की डेफिनेशन सेक्शन 222 में दी गई है. दिस डेफिनेशन इज इंक्लूसिव. तो कॉमन सेंस में जो डिविडेंड है वो तो है ही, उसके अलावा ये सब चीजें भी डिविडेंड है. अब कॉमन सेंस में तो डिविडेंड बेसिकली होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर. कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांटती है, लाभ का अंश, लाभांश, दैट इज डिविडेंड. तो अब डिविडेंड कॉमन सेंस में ये है, और उन्होंने कहा डिविडेंड इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स के साथ 5 पॉइंट दिए ABCD, ये सब डिविडेंड है. और हर पॉइंट के साथ लिख दिया टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट. अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब डिविडेंड किस एक्सटेंट तक होगा, प्रॉफिट के एक्सटेंट तक होगा. टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, मान लो अपना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 10 लाख रुपए है और कंपनी ने शेयर होल्डर को 12 लाख रुपए बांट दिया, तो डिविडेंड तो 10 लाख ही होगा ना, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट. तो एक तो ये चीज है. और कैपिटलाइज भी हो गया प्रॉफिट. कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को बोनस में ट्रांसफर कर दिया. अपन ने अपने प्रॉफिट को उठाकर बोनस शेयर्स इशू कर दिए, तो भले ही बोनस शेयर्स इशू कर दिए हों, इट इज रिगार्डेड एज प्रॉफिट. ठीक है, भले ही उससे शेयर कैपिटल बढ़ा ली, प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर चुके हैं इन शेयर्स, तो भी इट इज रिगार्डेड एज प्रॉफिट. कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं उसको. भले ही प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. सो उनका ये कहना है कि डिविडेंड इज टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट. भले ही उस प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज भी कर चुके हो, उसको बोनस में भी ले जा चुके हो, तो भी वो प्रॉफिट का हिस्सा है. अब 5 पॉइंट दिए हैं. सबसे पहला पॉइंट है ए. इसमें बेसिकली सबसे सिंपल पॉइंट दिया हुआ है, डिविडेंड मींस डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी ऑफ एनी असेट्स. कोई भी असेट कंपनी शेयर होल्डर को दे रही है, जैसे पैसे दे रही है या कोई और असेट दे रही है, काइंड में दे रही है, वो सब चीजें डिविडेंड है. टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट. तो कंपनी कैश दे रही है, काइंड में दे रही है, कुछ भी दे रही है, कंपनी शेयर होल्डर को जो भी देगी वो डिविडेंड है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट. और काइंड में दे रही है अगर कंपनी, तो उसकी मार्केट वैल्यू को डिविडेंड कहा जाएगा. ठीक है. एक ये दूसरा पॉइंट आता है 222B. ये बेसिकली बोनस देने की बात है. कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को बोनस देती है तो वो डिविडेंड है. इक्विटी शेयर होल्डर को डिबेंचर देती है बोनस में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर बोनस में शेयर्स देती है या डिबेंचर्स देती है, वो डिविडेंड है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट. ठीक है, बोनस देना डिविडेंड है, दैट इज सिंपल. तो इक्विटी शेयर होल्डर को अगर शेयर दे रही है तो वो डिविडेंड नहीं है. दैट इज व्हाट क्लेवरली यू कैन अंडरस्टैंड. इक्विटी को डिबेंचर देना डिविडेंड है,
प्रेफरेंस को डिबेंचर या शेयर कुछ भी दो, वो डिविडेंड है। ऑब्वियस सा इंटरप्रिटेशन है कि इक्विटी वालों को अगर वो शेयर दे रहे हैं तो डिविडेंड नहीं है, दैट इज इट। बाकी बोनस देना डिविडेंड है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। फिर 222C आता है अगला पॉइंट, अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को लिक्विडेशन के समय असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो लिक्विडेशन के समय भी शेयर होल्डर को जो दिया जाता है वो डिविडेंड है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो एक्सेस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, सो दैट इज नॉट रिगार्डेड एज डिविडेंड। उसके बाद आता है 222D, अगर रिडक्शन ऑफ कैपिटल के समय, बेसिकली इसको आप चाहो तो यहां लिख सकते हो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें बेसिकली ये कवर होता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के समय अगर कंपनी शेयर होल्डर को कुछ दे रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ दे रही है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, तो इट इज रिगार्डेड एज डिविडेंड। और फिर उनका यही कहना है कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को अगर कुछ दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, तो वो डिविडेंड नहीं है, वो तो वैसे ही टैक्स हो चुका है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो उनको जो मिला है वो तो उनका स्पेसिफिक रेट पे मिला है, प्रेफरेंस शेयर है तो उनको 8% वगैरह जो भी मिलता होगा वो मिला है, तो कुछ देना डिविडेंड नहीं है। फिर उनका ये भी कहना है कि इसमें बेसिकली रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कवर होगा, और सिंपली नॉर्मल अगर रिडक्शन ऑफ कैपिटल, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हो उस समय अगर लॉस वगैरह राइट ऑफ करते हैं, रिडक्शन ऑफ कैपिटल उस तरीके से करते हैं, तो फिर डिविडेंड नहीं है। फिर एक बात ये आती है 222E, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर कोई कंपनी है क्लोजली हेल्ड कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, वो कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को लोन देती है, क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को लोन देती है तो वो लोन देना भी डिविडेंड है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अभी देखो यहां पर बात हम 3 तरह के एग्जांपल्स से समझ रहे हैं, अलग अलग सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। पहली बात ऐसी आती है कि अगर किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने डायरेक्टली अपने शेयर होल्डर को लोन दिया, ऐसा शेयर होल्डर जिसकी कंपनी में होल्डिंग 10% या उससे ज्यादा है, तो वो लोन देना इज रिगार्डेड एज डिविडेंड। दूसरा केस आता है कि अगर किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने किसी थर्ड पर्सन को लोन दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, ऐसा शेयर होल्डर जिसकी होल्डिंग कंपनी में 10% या उससे ज्यादा है, तो वो भी डिविडेंड है। तीसरा है कि अगर किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने किसी कंसर्न को लोन दिया, इस क्लोजली हेल्ड कंपनी में शेयर होल्डर की होल्डिंग 10% या उससे ज्यादा है, उस कंसर्न में शेयर होल्डर की होल्डिंग 20% या उससे ज्यादा है, कंसर्न में उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, ग्रुप कंपनी में लोन दिया, बेसिकली ग्रुप कंसर्न में, तो अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी किसी ग्रुप कंसर्न में लोन देती है, ऐसी कंसर्न जहां पर हमारे शेयर होल्डर की होल्डिंग 20% या उससे ज्यादा है, तो दैट इज रिगार्डेड एज डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ये कंसर्न जिसमें लोन देने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ कंपनी नहीं है, ये HUF भी हो सकता है, फॉर्म भी हो सकता है, AOP, BOI, कंपनी कुछ भी हो सकता है, किसी भी कंसर्न को लोन दिया जिसमें शेयर होल्डर की होल्डिंग 20% या उससे ज्यादा है, तो वो डिविडेंड है, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। फिर उनका ये कहना है कि भाई शेयर होल्डर की हमारी कंपनी में होल्डिंग 10% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, किस दिन, जिस दिन लोन दिया उस दिन, और दूसरी कंसर्न में होल्डिंग 20% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, किस दिन, साल के किसी भी दिन, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट यह है कि मान लो अपन ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में लोन दिया, ये लोन को डिविडेंड मान लिया गया, सब्सिक्वेंटली हमने सच में डिविडेंड दे दिया 20-21 में, अब हमने बाकी सबको तो डिविडेंड दे दिया, इस शेयर होल्डर से हमको लोन का पैसा वापस लेना था और इधर डिविडेंड देना था, तो हमने लोन को डिविडेंड से सेट ऑफ कर दिया। तो अगर हमने पहले लोन दिया था उसको ऑलरेडी डिविडेंड माना जा चुका है, पहले अगर ऑलरेडी जो लोन दिया था उसको डिविडेंड माना जा चुका है, तो अब अगर ऐसा कोई सेट ऑफ हो रहा है बिटवीन लोन एंड डिविडेंड, तो फिर वापस से उस पर टैक्स नहीं किया जाएगा, अदरवाइज इट वुड अमाउंट टू अ डबल टैक्सेशन बेसिकली। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट
कि भाई पहले लोन दिया था वो डिविडेंड हो गया था, तो अब अगर उसको वापस टैक्स कर दोगे जब वो सच में डिविडेंड दे रहे हैं, तो इट वुड अमाउंट टू अ डबल टैक्सेशन। अब उनका ये कहना है कि देखो लोन देना डिविडेंड है, क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर शेयर होल्डर को लोन देती है तो लोन देना डिविडेंड है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। हमारा ये कहना है कि साहब लोन तो जेन्युइन है, सच्ची में लोन दिया। उनका कहना है लोन जेन्युइन हो तो भी डिविडेंड है। हमारा कहना है सर बाद में रीपे कर दिया था, उनका कहना है बाद में रीपे भी कर दिया हो तो भी डिविडेंड। हमारा कहना है सर विथ इंटरेस्ट दिया था लोन, उनका कहना है विथ इंटरेस्ट भी दिया हो तो भी डिविडेंड। सिंपल रूल है, लोन देना डिविडेंड है, कहानी खत्म, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, ये हो गया 222E। अब डिविडेंड इंक्लूड्स ए बी सी डी ई 5 पॉइंट एंड डिविडेंड एक्सक्लूड्स करके भी कुछ लिखा हुआ है। एक तो ये कि बायबैक के समय अगर शेयर होल्डर को कुछ दिया जाता है तो वो डिविडेंड नहीं होता। एक्चुअली बायबैक पे एक अलग टैक्स लगता है, बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो इसलिए बायबैक के समय डिविडेंड नहीं होता है। दूसरा, डीमर्जर के समय कंपनी का अगर डीमर्जर हो रहा है उस समय अगर शेयर होल्डर को नई कंपनी के शेयर्स वगैरह दिए जा रहे हैं तो दैट इज नॉट रिगार्डेड एज डिविडेंड। तो ये भी एक लिखा हुआ है। फिर ये उनका कहना है कि डिविडेंड तो हो गया, व्हाट इज डिविडेंड ये तो हो गया, अब डिविडेंड टैक्सेबल कब है? डिविडेंड टैक्सेबल होगा एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। और अगर इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है तो इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, वो रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल होगा। एक इंटर ग्रुप कंपनीज के बीच में जो डिविडेंड होता है वो उसमें सेक्शन 80M का डिडक्शन मिलता है, जो अपन डिडक्शंस में पढ़ेंगे। आपको पता हो ऐसा कुछ कि एक इंडियन कंपनी ने दूसरी इंडियन कंपनी को डिविडेंड दिया तो उसके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, वो फिर वो शेयर होल्डर को देंगे तो फिर टैक्स हो जाएगा। तो इस चेन को खत्म करने के लिए उन्होंने कुछ डिडक्शंस दिए हैं कि कंपनी टू कंपनी डिविडेंड होगा तो उस पर डिडक्शंस मिल जाता है, वो वहां पर पढ़ते हैं अपन 80M में। फिर उसके बाद डिविडेंड इनकम कमाने के लिए खर्चे का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 57 में, जो अपन ने कहा इंटरेस्ट पे 20% ऑफ इनकम तक का डिडक्शन है, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिविडेंड अगर कंपनी देती है तो डिविडेंड पे TDS भी होता है, जो TDS के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो यहाँ अलग अलग चैप्टर्स के रेफरेंसेस दिए हुए हैं, देखो ऐसा ऐसा होता है। कंपनी जब शेयर का बायबैक करती है, प्राइवेट पब्लिक कोई भी कंपनी हो, जब शेयर्स का बायबैक होता है तो कंपनी शेयर होल्डर से को जब बायबैक के समय पैसा देती है तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो शेयर होल्डर पर 20% की रेट पर बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाए और ये टैक्स जमा करे। ठीक है, ऐसा उनका कंसेप्ट है। टैक्स किस पे लगेगा? डोमेस्टिक कंपनी पे। टैक्स का नाम है BDT, बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। किस लिए लग रहा है? जब कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स कर रही है, इसलिए बायबैक को डिविडेंड नहीं माना गया है। टैक्स का रेट क्या है? 20% प्लस सरचार्ज, सेस एज एप्लीकेबल। टैक्स लगेगा रिडम्पशन प्राइस, जितने में शेयर्स का रिडम्पशन हुआ, माइनस इशू प्राइस। मान लो रिडम्पशन हो रहा है 130 में, इशू हुआ था 100 रुपए में, 30 रुपए शेयर होल्डर ने कमाए, इसके ऊपर 20% का टैक्स निकाला जाएगा प्लस सरचार्ज सेज एज एप्लीकेबल। ये कंपनी पे करेगी अपनी जेब से, कंपनी हैज टू पे दिस टैक्स एट द टाइम ऑफ बायबैक। और ये टैक्स कंपनी को बायबैक के 14 दिनों में देना पड़ेगा। विद इन 14 डेज कंपनी हैज टू पे बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। टैक्स डोमेस्टिक कंपनी पे लगता है ऑब्वियसली, तो फॉरेन कंपनी के केस में ये बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगेगा। अगर कंपनी ये टैक्स जमा नहीं करती है तो क्या होगा? कंपनी को ब्याज लगेगा 1% पर मंथ की रेट पे, पेनल्टी लग सकती है, जितना टैक्स है उतने अमाउंट तक की पेनल्टी, जेल भी हो सकती है। कंपनी के जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनको जेल भी हो सकती है और कंपनी से ये पैसा भी वसूला जा सकता है। तो ये सब चीजें उन्होंने दिया हुआ है। और कंपनी जब ऑलरेडी बायबैक के समय टैक्स दे रही है तो शेयर होल्डर को ये जो पैसा मिल रहा है उसके ऊपर शेयर होल्डर को टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा सेक्शन 1034A में दिया हुआ है। शेयर होल्डर के हाथ में ये चीज एग्जम्प्टेड, अदरवाइज इट वुड हैव बीन एक्चुअली अ डबल टैक्सेशन। कंपनी ने बायबैक टैक्स दे दिया शेयर होल्डर को, फिर आप टैक्स लगा रहे हो, गलत हो जाता। तो शेयर होल्डर के हाथ में ये टैक्सेबल नहीं है। और उसके बाद अभी देखो मैं गिफ्ट अगली बार कवर कर लूंगा। ऐसा लग रहा है मुझे कि डिस्कशन जो है अपना थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया काफी। 1 घंटे से ज्यादा का डिस्कशन अपने को नहीं करना चाहिए एट अ स्ट्रेच। तो ये अभी हो गया। एक आध बात मैं अदर सोर्सेज की आखिरी में से बता देता हूँ। ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अदर सोर्सेज में एक डीम्ड इनकम भी होता है और ये होता है सेक्शन 59 में।
इसमें दिया हुआ है कि अदर सोर्सेज में बिजनेस हेड का सेक्शन 41(1) इट शैल अप्लाई सो फार एज एप्लीकेबल। तो 41(1) होता है बिजनेस हेड में, जहां पर बेसिकली सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी को बिजनेस इनकम माना जाता है। कि मान लो मैंने कोई लाइबिलिटी बुक की, खर्चा बुक किया, बाद में मुझे उस खर्चे का पेमेंट नहीं करना पड़ा, तो अगर मुझे उस खर्चे का पेमेंट नहीं करना पड़ा तो वो मेरी इनकम मान लिया जाता है। ठीक है, मैं अपनी बुक्स में लाइबिलिटी को राइट ऑफ कर देता हूँ, सीज टू एग्जिस्ट हो जाती है वो लाइबिलिटी, तो उसे मेरी इनकम मान लिया जाता है। उसके अलावा भी बैड डेट्स रिकवरी वगैरह को भी बिजनेस इनकम माना जाता है। तो वही प्रिंसिपल्स जो बिजनेस से संबंधित है वो अदर सोर्सेज से भी संबंधित है, उसे बिजनेस डीम्ड इनकम अंडर अदर सोर्सेज मान लिया जाएगा। अदर सोर्सेज में आपको पता होगा, यू हैव अ चॉइस, यू कैन फॉलो ईदर कैश सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर आप कैश सिस्टम फॉलो करते हो तो सारी इनकम रिसिट बेसिस पे होगी, सारे खर्चे पेमेंट बेसिस पे होंगे। मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो तो सारी इनकम अक्रूवल बेसिस पे होगी, सारे खर्चे अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट फॉर होंगे। दैट इज सिंपल। बिजनेस हेड में भी ऐसे ही होता है कि यू कैन फॉलो कैश और मर्केंटाइल सिस्टम। और कई बार आपको जो इनकम मिलती है वो नेट ऑफ टीडीएस मिलती है, तो आपको उसको ग्रॉस अप करना होता है। मान लो मुझे 7 lakhs की लॉटरी इनकम हुई एंड इट इज नेट ऑफ टीडीएस। टीडीएस का रेट है 30%, तो 7 लाख है 100 माइनस 30, 30% टीडीएस काट के है, तो मुझे उसको ग्रॉस अप करना पड़ता है। मेरे हाथ में ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होती है। ठीक है, टीडीएस को ग्रॉस अप करके मेरे हाथ में पूरे 10 लाख रुपए पे इस एग्जाम्पल में टैक्स लगेगा। तो आप बोलोगे अच्छा सर 10 लाख पे टैक्स लगेगा, तो जो 3 लाख का टीडीएस कटा है उसका क्या होगा? आपको पता है वो चीज कि देखो टीडीएस एक टैक्स है, टैक्स का क्रेडिट टैक्स में से मिलेगा। तो ये मेरे जो 10 लाख का टैक्स बनेगा, मान लो ये 10 लाख का टैक्स बना 3,10,000 रुपए, तो इस 3,10,000 में से मुझे 3 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा और बैलेंस 10,000 मेरे को अब टैक्स भरना पड़ेगा। टीडीएस का क्रेडिट मेरे को इनकम में से थोड़ी मिलेगा, इनकम तो पूरी टैक्सेबल होगी 10 लाख, वो जो 3 लाख कटा है उसका क्रेडिट मुझे टैक्स में से मिल जाएगा। अभी एग्जाम में कई बार क्या होता है कि दे राइट कि ये इनकम नेट है, तो आपको उसको ग्रॉस अप करना पड़ता है, जिसके लिए आपको टीडीएस के रेट्स भी याद रखने पड़ते हैं। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये छोटी सी बात एक आपको पता है, ग्रॉसिंग अप का कंसेप्ट। ठीक है, ये इस चैप्टर की आखिरी चीज है। और फिर एक चीज बची अपनी, सिर्फ एक चीज, दैट इज द टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट का टैक्सेशन अपन अगले लेक्चर में लेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए। आप रिवीजन करो इसको, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन करो। ठीक है, जो पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें सैलरी हम पढ़ चुके हैं, वो वीडियो ऐसा नहीं कि 1-2 बार देख लिया बस खत्म। आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर 15 दिन में, हर 10 दिन में एक बार उस वीडियो को चला लें, हाई स्पीड पे चला लें और उसको अपने मन से पूरा चैप्टर रिवाइज करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। शॉर्ट में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अभी ये 2 चैप्टर और हो गए, इस सीरीज में अपने जुड़ गए, तो ऐसे ही अपन धीरे धीरे उसको कवर करते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।